बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीएस सागर। आज करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम मई 23 मई से लेकर 28 मई तक का करंट अफेयर्स, सारा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जो सारे आपके करंट अफेयर्स जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज कवर करेंगे। हमने कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देखेंगे, हम इन्वायरमेंट को देखेंगे, इन्वायरमेंट सेक्शन को देखेंगे, कंट्रीज़, ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो न्यूज़ में हैं, और गवर्नमेंट स्कीम को देखेंगे। पर्सनालिटी के अंदर जो मेन चीज़ होती है, हमें ये जानना होता है कि ये पर्सनालिटी किस चीज़ से लिंक करती है। मीन्स क्या वो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही गुजर चुके हैं, या फिर उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट हुआ है, वो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अवार्ड्स, अगर किस कैटेगरी में उन्हें अवार्ड्स दिया गया है इसलिए वो न्यूज़ में आए हैं, या सम अदर इशूज़ की वजह से वो इशू न्यूज़ में आए हैं। जैसे आपका वो रेजिग्नेशन दिया है, या अदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम किया है जिसकी वजह से वो पर्सनालिटी बन गए हैं। ओके, इसीलिए हम देखते हैं, इसको काउंटर करने के लिए, हम करंट अफेयर्स को काउंटर करने के लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट को देखते हैं। अपॉइंटमेंट में सबसे पहले हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा अपॉइंट हुए हैं एज अ FIH प्रेसिडेंट, FIH के, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। इससे पहले ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके बाद हमारे बात आते हैं MB राजेश। वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं न्यू स्पीकर ऑफ केरला स्टेट असेंबली। केरला की जो राज्य विधानसभा है उसके स्पीकर, मुख्य स्पीकर के रूप में हुए हैं MB राजेश। इसके बाद हमारे हैं डेविड वेरेना। वो हेड ऑफ मोसाद। मोसाद एक इसराइल की एक खुफिया एजेंसी है, उसके हेड जो 1 जून से जिनका कार्यकाल शुरू होगा, जिनका नाम है डेविड वेरेना। इसके बाद हमारे आते हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल फॉर्मर DG ऑफ CIS। ये प्रेजेंट में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज ए CBI DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI के लिए, लेकिन इससे पहले ये CISF के DG रह चुके हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी। इसके साथ ही हम बात करते हैं गुलरेमो लासो। गुलरेमो लासो कौन है? ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के रूप में। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, ये मुशायरा नहीं हो रहा, ये अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए अपने नारे लगा रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी लगाते हैं या आदित्य योगीनाथ वगैरह जो भी लगाते हैं। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर। अब हम उन पर्सनालिटीज़ को देखेंगे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे श्री कुमार बनर्जी, जो रिसेंटली पास जब हुए हैं फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बार्क। बार्क का मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, जो ये 2004 से 2010 तक रहे थे। इसके बाद हमारे आते हैं विजय पाटिल। विजय पाटिल, इनका दूसरा नाम है राम लक्ष्मण। पूछा जाता है कि ये कौन थे, विजय पाटिल कौन थे, या इनका दूसरा नाम क्या था, तो इनका दूसरा नाम राम लक्ष्मण था। और ये फेमस म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। इनकी हाल फिलहाल में ही डेथ हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इन्होंने बहुत सारी मूवियों के लिए गाने लिखे, संगीत म्यूजिक दिया। जैसे आपका मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन आदि मूवी के लिए इन्होंने अपने गाने दिए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं महामहोपाध्याय पंडित रीवा प्रसाद द्विवेदी। ये संस्कृत के महान साहित्यकार थे, इसीलिए इन्हें फेमस स्कॉलर ऑफ संस्कृत, इन्हें 1991 में इसके लिए, संस्कृत की भाषा के लिए, ये संस्कृत के साहित्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1991 भी दिया गया था। इसीलिए इन्हें, आपको ये इमेज दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य के बट वृक्ष। एक बट वृक्ष के समान है संस्कृत साहित्य में ये। इसके साथ ही हमारे कर्नल पंजाब सिंह। कर्नल पंजाब 1971 में आपको पता है युद्ध हुआ था, उसमें एक नायक के रूप में उभर कर आए थे, जिनका नाम था कर्नल पंजाब सिंह। इन्होंने, इनकी भी हाल फिलहाल में ही डेथ हो गई है, और इन्हें सेना में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार का तीसरा सर्वोच्च सम्मान, वीरता पुरस्कार वीर चक्र इन्हें प्राप्त हुआ। ओके, इसके आगे हम देखते हैं ली इवांस जी। क्या थे? ओलंपिक में 2 बार 2 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने 1968 में। इनकी भी हाल फिलहाल में डेथ हो गई है, जिनका नाम क्या है, ली इवांस। और ये क्या थे? स्प्रिंटर थे, मतलब बहुत तेज वाले धावक थे। ओके, इसके बाद में हमारे पास अवार्ड्स लिखेंगे, अवार्ड्स एंड विनर।
कौन सा अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है और उस कैटेगरी में रिसेंटली किसने उस प्राइज़ को जीता है। सबसे पहला हमारा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020। वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड पहले इंडियन है फर्स्ट इंडियन है जिनका नाम है सुरेश मुकुंद। उन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। यह अमेरिकन टीवी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में काम करते थे, इसीलिए वर्ल्ड ऑफ डांस में ये इन्होंने काम किया, इसी की वजह से इन्हें सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, आपको याद होगा कि ये जो बायोडाइवर्सिटी डे जिस दिन होता है 22 मई को जब ये मनाया जाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ द डोमेस्टिक स्पीसीज, उसी दिन यह अवार्ड दिया जाता है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए ऐसा इंसान उसके कंजर्वेशन के लिए जो कदम उठाता है, उस इंसान को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसको दिया गया है साजी एमएन को दिया गया है ये अवार्ड। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की, जिसका नाम है प्रेस्टीजियस एंटनी ग्लिंच अवार्ड। यह अवार्ड इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यह अवार्ड दिया गया है, जिसे मिला है हॉकी इंडिया को ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने इंडिया में हॉकी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाए हुए हैं, इसी के लिए इसको हॉकी इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल अवार्ड 2021। यह नेशनल अवार्ड 2021 स्टार्टअप, मतलब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने स्टार्टअप के में सबसे बढ़िया काम किया है, जिसका नाम क्या है ब्रीथ एप्लाइड साइंसेस, जो एक बेंगलोर की कंपनी है, उसे यह अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड 2021। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। यह अवार्ड दिया गया है, यह स्पेन का अवार्ड है, ये स्पेन सरकार देती है। जो अमर्त्य सेन, जो आपको पता है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। किसकी फील्ड में दिया गया है? सोशल साइंसेस की फील्ड में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। किसे? अमर्त्य सेन को। किसमें? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड अमर्त्य सेन। नेशनल अवार्ड 2021 ब्रीथ अप्लाइड साइंसेस को दिया गया है। प्रेस्टियस एंटनी ग्लिंच अवार्ड हॉकी इंडिया को दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 साजी एमएन को दिया गया है, जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक स्पीसीज के लिए काम किया था। ऐसे वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया है सुरेश मुकुंद को, जो फर्स्ट इंडियन थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्पोर्ट्स रिलेटेड। ऐसी कौन सी चीज़ें स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सुशील कुमार बहुत न्यूज़ में है। सुशील कुमार कौन है? सुशील कुमार आप जानते हो, सुशील कुमार एक इंडियन रेसलर हैं। हाल ही में इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है। इन्होंने सागर धनखड़, वो भी एक रेसलर थे, उनकी हत्या के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में। ये कौन है? एक इंडियन रेसलर है। ऐसे ही जेनेवा ओपन 2021, जो हालांकि 2020 में होने वाला था, लेकिन 2020 में होने वाला था, लेकिन अब ये हुआ तो 2021 में। तो इसमें मेन सिंगल टाइटल इन टीटी टेबल टेनिस में किसे मिला है? कैस्पर रूट को मिला है जेनेवा ओपन 2021। ओके, इसके बाद हम देखते हैं वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2022। अब इसकी होस्टिंग कंट्री आपको देखना पड़ेगा। इसकी होस्टिंग कंट्री कौन सी है? न्यूजीलैंड दिख रही है, न्यूजीलैंड इसकी होस्टिंग कंट्री। हालांकि ये 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते हुए इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया और 2021 में होगा वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2022, जिसकी होस्टिंग कंट्री क्या है? न्यूजीलैंड है। इसके बाद में क्या है? खेलो इंडिया के लिए कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने इसको खेलों को प्रमोट करने के लिए इसके 7 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 7 स्टेटों में ये सेंटर बनाए जाएंगे। 143 खेलो इंडिया सेंटर से, मतलब टोटल 7 स्टेट्स में 143 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके लिए बजट में हमारे पास 43.3 करोड़ का बजट पास किया गया है। ओके, हम गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को देखेंगे जो गवर्नमेंट ने भारतीय सरकार ने उठाए हैं, या भारत में स्थित किसी भी राज्य द्वारा उठाई गई कदम है। जैसे सबसे पहला आता है इंक्रीज द सब्सिडी 140% ऑफ फॉर द डीएपी। डीएपी, व्हाट इज डीएपी? डीएपी क्या होता है? आपको पता है डीएपी क्या है? एक फर्टिलाइजर है। क्या है? एक फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर जिसका नाम क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसकी
इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट में इसको मोटिवेट करने के लिए इसके प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को इसकी सब्सिडी को 140% तक बढ़ा दिया है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ डीएपी के लिए बढ़ाया गया है, इंक्रीज करी गई है सब्सिडी, कितने परसेंट की गई है, 140% की गई है। इसके बाद में कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने कोरोना के लिए कुछ कदम उठाए हैं या जल के लिए कदम उठाए हैं, हम देखते हैं कौन से। सबसे पहले हमारे आता है सीएम वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना किसकी द्वारा चलाई गई है, ये उत्तराखंड की सरकार है, उसके द्वारा वात्सल्य योजना चलाई गई है। इसमें क्या है, जो कोरोना के कारण जिनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है और जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यह वात्सल्य योजना के अंतर्गत यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए हमारे पास दूसरी क्या है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये एक बहुत पुराना मिशन है। ठीक है, इसमें टारगेट क्या है, 2024 तक प्रत्येक घर में नल होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए 1605 करोड़ रुपए इशू किए गए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट योजना है वन धन योजना। ये नीति आयोग और ट्राइब का मतलब क्या है, आप जानते हैं ट्राइब का, ये ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइब्स के संरक्षण के लिए काम करती है। ट्राइब ने और नीति आयोग ने मिलकर एक योजना चलाई है, वन धन योजना। ये ट्राइब जनजातियों के लिए चलाई गई है, वहाँ पर वन में रहने वाली आदिवासी के लिए चलाई गई है। इसके अलावा हमारी एक योजना है संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना कोविड 19 के जो पेशेंट हैं उनको घर में ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यह हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है। जो अगर कोई भी कोविड पेशेंट निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, तो उसका ट्रीटमेंट घर में ही होगा। यह हरियाणा सरकार ने योजना चलाई है जिसका नाम क्या है, संजीवनी परियोजना। इसके बाद में हमारे पास पंजाब सरकार ने एक मिशन फतेह 2.0 लॉन्च किया है। मिशन फतेह 2.0, इसके अंतर्गत क्या होगा, टू डील विद कोरोना को जड़ से ख़त्म करने के लिए पंजाब से उन्होंने एक योजना चलाई है या एक मिशन चलाया है जिसका नाम है मिशन फतेह 2.0। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, अगली परियोजना को देखते हैं या अदर इनिशिएटिव्स देखते हैं। देखिए, अभी न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली मेकेदातु डैम क्या है, जो कावेरी रिवर पर है, उस पर एक इशू क्रिएट हो गया था जिसमें एनजीटी ने मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन पर एक पैनल का गठन किया। इसीलिए मेकेदातु डैम क्या आ गया, न्यूज़ में आ गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मेकेदातु डैम कहाँ पर है, कावेरी रिवर पर है। अगली अगली परियोजना क्या है, वन स्टॉप सेंटर्स। वन स्टॉप सेंटर्स जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने हाल में ही निर्णय लिया है कि 9 देशों में विदेशों में हिंसा का सामना कर रही भारतीय महिलाओं की मदद करने के लिए वन स्टॉप सेंटर्स 9 देशों में खोले जाएंगे। ये निर्णय किसने लिया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। जो महिलाएं विदेशों में हिंसा का सामना कर रही हैं और वो भारतीय हैं, तो उनके संरक्षण के लिए वहाँ एक सेंटर खोला जाएगा जिसका नाम क्या है, वन स्टॉप सेंटर्स। ओके, नेक्स्ट परियोजना क्या है, सेहत ओपीडी पोर्टल। यह एक पोर्टल है, यह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोर्टल है जिसका उद्घाटन किसने किया, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड द टेली कंसल्टेशन फॉर द आर्म फोर्स। जो आर्म फोर्स होंगी उनके लिए कंसल्टेशन के लिए, टेली मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सेहत ओपीडी पोर्टल। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में कूनो नेशनल पार्क था। कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो न्यूज़ में इसलिए था, वहाँ पर जो अफ्रीकन चीता हैं उन्हें री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया जा रहा है, इंडिया के मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में। आपको इसलिए याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हमारे वर्क प्रोग्राम, 3 ईयर वर्क प्रोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 ईयर का मतलब है 2021 से 2023 तक एक वर्क प्रोग्राम डेवलप किया गया है जो बनाया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। एग्रीकल्चर डील साइन हुई है इंडिया और इजराइल के बीच में। जो भारत और इजराइल एक दूसरे को कॉरपोरेट कर कर 3 साल तक एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे। ये डील किस किस के बीच में साइन हुई, इंडिया और इजराइल के बीच में साइन हुई है। ओके, नेक्स्ट स्कीम क्या है, जेड
ZRC3008 क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको यही दे देगा डायरेक्टली कि ZRC3008 किससे रिलेट करता है? तो ये क्या है? एक बायोलॉजिकल थेरेपी है, मतलब जैविक चिकित्सा है एक प्रकार की, जो किसके द्वारा चली गई है? जेडस कैडिला, एक कंपनी है बेंगलोर की, उसने ये चला गया है, उसने एक थेरेपी बनाई है, बायोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें क्या होगा? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड कोविड 19 सिम्टम्स, जिसमें हल्के थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं कोविड 19 के, उनके लिए एक थेरेपी करी जाएगी, जिसका जिसका नाम क्या होगा? ZRC3008। अब इसको रिसेंटली न्यूज़ में ये क्यों है? क्योंकि इसने, जो ये कंपनी है बेंगलोर की, इसने DGCI से मांग की है कि इसको अप्रूवल दिया जाए। आगे हम देखते हैं हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अनाउंस किया वर्ल्ड वी डे वाले दिन कि पूसा में एक लैब खुलेगी हनी टेस्टिंग, जो हनी का टेस्ट करने के लिए लैब खोली जाएगी पूसा में। ओके, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पूसा में एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है। ओके, आगे चलते हैं, हम कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। माउंट नीरांगोगो वॉल्केनो, जिसका अभी इरप्शन हुआ है, यह कौन से देश में स्थित है? यह रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है। कौन सा? माउंट नियारगोगो वॉल्केनो, जिसका अभी अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है? इरप्शन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं यास। यास हाल ही न्यूज़ में रहा। यास क्या है? यास क्या है? एक चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम ओमान ने दिया है। यास का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस, मतलब एक सुगंधित चीज़। अब यह जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो तूफान था, यह किस किस जगह अफेक्ट करेगा भारत में? अंडमान निकोबार द्वीप में करेगा, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में करेगा, उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया यही होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, जिसको प्रिसाइड किया है, मतलब जिसके अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ये जो यह मीटिंग हुई है 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, यह वर्चुअल मोड से हुई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेजेंट में क्या है? WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं ये। अच्छा, आपको ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाल ही में इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर न्यूज़ में आया। क्यों आया? 1995 में आपने पता होगा कि जब आपने इंटरनेट शुरू से किया था, अगर आप कंप्यूटर में चलाते थे तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलाते थे। तो 1995 में इसको बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। लेकिन हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? यह अनाउंसमेंट किया है कि इंटरनेट ब्राउज़र जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसकी सर्विस को एंड कर दिया जाएगा 15 जून को। यह अपना काम करना बंद कर देगा, यह माइक्रोसॉफ्ट ने यह कहा है। इसके बाद में हमारी आती है शाही लीची। न्यूज़ में है शाही लीची। आपको पता है 2018 में इसको GI टैग दिया गया था। यह क्या है? बिहार की है। यह किसकी है? बिहार में। बिहार की एक शाही लीची की, कहाँ की है? बिहार में कल्टीवेट होती है। तो फर्स्ट स्लॉट, मतलब पहली खेप गई है ब्रिटेन, मतलब एक्सपोर्ट हुई है बिहार से ब्रिटेन को। तो आपको याद रखना है, बिहार से ब्रिटेन को पहली खेप मई में एक्सपोर्ट की गई है। किसकी की गई है? शाही लीची। शाही लीची इसीलिए न्यूज़ में आ चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं, हाल ही में न्यूज़ में रहे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? कैबिनेट अप्रूव द ओपनिंग ऑफ अ न्यू कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया इन एडू सिटी ऑफ मालदीव्स। देखिए क्या है, अभी भारतीय सरकार ने क्या एक डिसीजन लिया है, वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा मालदीव्स में। मालदीव्स की एक अडू सिटी में एक वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। ये डिसीजन किसने लिया है? भारत की कैबिनेट ने लिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द ट्रांसजेंडर, मतलब जो ट्रांसजेंडर है और वो मेंटली डिस्टर्ब है, कोविड 19 की सिचुएशन को से देख कर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वो 1500 रुपये उनकी क्या करेगी? हेल्प करेगी। 1500 रुपये उन्हें फाइनेंशियली असिस्टेंस दी जाएगी भारतीय सरकार के द्वारा। इसी के साथ साथ क्या है? इंडिया एंड द एशिया जी पॉलिटिक्स, एक बुक लिखी गई है शिव शंकर मेमन के द्वारा। किसके द्वारा? शिव शंकर मेमन। शिव शंकर मेमन कौन है? फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। क्या नाम है? शिव शंकर मेमन। इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? इंडिया एंड एशिया जियो पॉलिटिक्स, द पास्ट एंड प्रेजेंट।
मतलब भारत और एशिया की जियो पॉलिटिक्स क्या है, पास्ट में क्या थी और प्रेजेंट में क्या है, ये किसने लिखी है? फॉर्मर एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेमन के द्वारा लिखी गई किताब है ये। इसके बाद हम बात करते हैं पीएम ऑफ द माली रिजाइन, मतलब ऐसे कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने हाल ही में रिजाइन किया, कौन से देश का है? माली कंट्री है। यह वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जिसके प्रधानमंत्री ने सैनिक विद्रोह के चलते रिजाइन दे दिया है, जिनका नाम क्या है? मोटर ओमनी ओमे, क्या नाम रखना है, याद रखना है? मोटर ओमे। कहाँ के हैं? माली के हैं। प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब दो चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है उसमें, 2021 की अभी फाइनेंशियल ईयर में जो एफडीआई जारी हुई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 20 और 2021 में क्या आया है? सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है? सिंगापुर ने कंट्रीब्यूट किया है। कितने परसेंट किया है? 29%। उसके बाद में एफडीआई आया है 23% अमेरिका से, और थर्ड वन किसका है? मॉरिशस से आया है 9%। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई की फुल फॉर्म को क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट 2020 और 2021 के बीच में किसने किया? सिंगापुर ने किया। कितने परसेंट किया? 29% किया। अब उससे बड़ी न्यूज़ आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी, पर कैपिटा इनकम, हमारे भारत की पर कैपिटा इनकम अब बांग्लादेश से भी कम हो गई है। कितनी हो गई है? अब आपको याद रखना होगा कि भारत की कितनी है? 29191, मतलब $2191। किसकी है? भारत की। प्रेजेंट में 2021 में, मैं करंट का डाटा बता रहा हूँ, इंडिया की इतनी है। लेकिन अब बांग्लादेश की कितनी होगी? पहले $2064 थी, मतलब $2064 थी, लेकिन प्रेजेंट में कितनी हो गई है? 2227 हो गई है। मतलब भारत की कितनी है? $2191, और बांग्लादेश की कितनी हो गई? 2227, मतलब 2227 हो चुकी है। तो कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा हो गई है? वो है बांग्लादेश। ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।